राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। महान क्रांतिकारी भगत सिंह के साथी सुखदेव, श्री सुखदेव कमाल के क्रांतिकारी। 2 एपिसोड के अंदर हमने उनको देखा, रानी झांसी का चित्र दिखाते हुए मां के साथ क्या डायलॉग होते हैं। ताया चिंतराम जो खुद एक अच्छे, कई बार वो जेल जा चुके थे, लायलपुर में रहते थे। सुखदेव का 3 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहावसान हो जाना और अपने ताया जी के मार्गदर्शन में लायलपुर स्कूल में पढ़ते हुए, लाहौर कॉलेज में पढ़ते हुए, लाहौर कॉलेज में यशपाल भगवती चरण जैसे अनेक साथियों के साथ संपर्क में आना और पूर्ण क्रांतिकारी बन के और प्रवास शुरू हो गया। ऐसे 2 एपिसोड के अंदर हमने काफ़ी बातें इनके बारे में, सुखदेव जी के बारे में सुनी हैं, देखी हैं। इसी बीच केंद्रीय समिति जिसका निर्माण दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के खंडरों में हुआ था, चंद्रशेखर भी इसमें थे। केंद्रीय समिति, उसी में केंद्रीय समिति का निर्माण भी हुआ था। केंद्रीय समिति ने निर्णय लिया कि जन सुरक्षा बिल और औद्योगिक विवाद बिल, औद्योगिक विवाद बिल, इन 2 बिलों का विरोध करने के लिए 2 साथी दिल्ली के असेंबली भवन में जाकर विरोध स्वरूप वहां बम विस्फोट करेंगे। ये सब चल रहा था, अभी चर्चाएं चल रही थी, जो भी निर्णय हुआ। लेकिन सुखदेव को पता चला कि भाई इस के अंदर भगत सिंह का नाम नहीं है। भगत सिंह, उसको पता चला कि वहां बम विस्फोट करने वालों में नहीं है, तो उसको अच्छा नहीं लगा सुखदेव को। हालांकि वो ये भी जानता था कि भगत सिंह की गिरफ्तारी का मतलब होगा, क्या मतलब होगा? उसको फांसी, क्योंकि उसकी सांडर्स बद में वो शामिल था और उसकी ज़रूरत है पुलिस को। ये जानते हुए भी सुखदेव ये चाहता था कि भगत सिंह इस काम में पीछे ना रहे, और अगर वो पीछे रह गया तो जमाना, लोग उसे माफ नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि भगत सिंह कायर था जो जोखिम के काम में और पीछे हट गया था। सुखदेव को ज्ञात था कि लाहौर हाई कोर्ट ने भाई परमानंद पर इसी प्रकार का लांछन लगाया था। न्यायाधीश महोदय ने भाई परमानंद के विषय में लिखा था, बोला था। भाई परमानंद इस क्रांति संगठन का यद्यपि मस्तिष्क है और सूत्रधार है, आत्मा है, पेवट है, केंद्र है, परंतु व्यक्तिगत रूप से ये आदमी कायर है। अब उनको तो फूट डालनी थी, आपस में अविश्वास पैदा करना था। ये उस महोदय ने बोला था, न्यायाधीश ने, व्यक्ति रूप से ये कायर है। क्या कायर है भाई? संकट के समय दूसरों को आगे झोंक कर अपने प्राण बचा देता है। सुखदेव का नाम, सुखदेव का मन इस बात से दुखी था कि मेरे सबसे प्रिय साथी को कायर कहकर कोई ना पुकारे। जब उसकी भगत सिंह से भेंट हुई तो ये प्रश्न उसने भगत सिंह को कर दिया, क्यों भाई बम फेंकने वाले लोगों में तुम्हारा नाम क्यों नहीं है? भगत सिंह
ने सफाई दी भाई ये केंद्रीय समिति का निर्णय है और मुझे पीछे रह के काम करना है, मेरी और भूमिका है इस सारे के अंदर। इस पर सुखदेव बिगड़ पड़ा। अपने उसने साथी भगत सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने भाई पमन के बारे में जो बोला था, तो कहीं आने वाला समाज, आने वाला समय और ये लोग ऐसा ही तुम्हें कायर कह करके ना पुकारे। बड़ी बहस दोनों के बीच में हो गई, तनावपूर्ण स्थिति में एक दूसरे से अलग भी हो गए। भगत सिंह ने केंद्रीय समिति की एक बैठक बुलाई। मन में उसके भी बहुत चुप गया था बहुत कुछ, और ये मित्र के नाते बहुत कुछ सुना दिया था इसने। उस बैठक के अंदर इस बात पर वो अड़ गया भगत सिंह कि असेंबली में, दिल्ली असेंबली में बम फेंकने वालों में मैं जाऊंगा ही, मेरा एक नाम होगा ही, अवश्य होगा। उसकी जिद के कारण, उसके जिद के सामने और समिति को झुकना पड़ा जो केंद्रीय समिति थी। सुखदेव भी उस मीटिंग में शामिल था जब ये निर्णय हुआ कि भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त दिल्ली असेंबली में बम फेंकने जाएंगे। अब क्या हुआ, सुखदेव दिल्ली से लाहौर चला गया। ऐसे ही एक आपस में जो ड्यूटी लगी होगी, और सारे रास्ते वो रोता हुआ गया। उसे इस बात का दुख था कि उसने अपने सबसे प्रिय साथी के प्रति इतना कठोर क्यों हुआ, वो उसको ऐसा कितना कठोर क्यों होना पड़ा। हालांकि इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था और ना ही भगत सिंह के प्रति कोई कटु भाव था। लाहौर पहुंचकर सुखदेव दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी को मिला और कहा कि यदि भगत सिंह से आखिरी बार मिलना चाहती हो तो दिल्ली चली जाओ। दोनों ने, सुशीला दीदी और दुर्गा भाभी ने देखा कि रोने के कारण सुखदेव की आंखें सूजी हुई थी, लेकिन पुलिस को उसका भी सुराग मिल गया था, सुखदेव का। कैसे? एक पुलिस वाले ने एक मिस्त्री के घर जब बम का खोल देखा तो पूछ लिया उसने, भाई ये क्या है, ये कौन बनवा रहा है, कौन इसको लेके जाता है? तो उसने साधारण रूप में कह दिया, भाई एक बाबू आया करता है मेरे पास और इस प्रकार के खोल और कई चीजें बनवाता रहता है। पुलिस वाले ने सुन लिया और अब वो नागरिक वेश में पुलिस की निगरानी होने लगी इस सारे के अंदर। एक दिन सुखदेव जब खोल लेकर जाने लगा, जो बम बनाने के काम में आता था, जिसमें मसाला भरा जाता था, वो खोल वो मिस्त्री से बनता था। उस मिस्त्री ने पुलिस वाले को बता दिया। हालांकि कोई बात ऐसी पुलिस वाले ने भी नहीं उसको बताई थी, भाई ये बम का खोल है या क्या है। तो उसने कहा कि भाई मुझे बता देना जब कोई आएगा। तो उसने साधारण ही बता दिया कि हाँ भाई यही बाबू है जो ऐसी चीजें बनवाता रहता है। पुलिस वाला सुखदेव के पीछे पीछे गया और वे स्थान देख लिया। दूसरे दिन दल बल के साथ पुलिस वहां पहुंच गई और सुखदेव को बम फैक्ट्री में ही गिरफ्तार कर लिया। लाहौर पुलिस ने सुखदेव से
क्रांतिकारियों के सारे पते ठिकाने जान लिए। पर इसमें एक चालाकी है, थोड़ा आगे देखिए जरा क्या आने वाला है। क्योंकि ये सुखदेव तो वो था जो बचपन से तैयारी कर रहा था मार खाने की और सहन करने की, और पुलिस कितने अत्याचार कर सकती है। ऐसे मैंने पिछले 2 एपिसोड के अंदर कई बातें बताई हैं। वो पहलवान के साथ वो मार खाने वाली बात, पुलिस का डिब्बे के अंदर संघर्ष, कई बातें मैंने बताई हैं। और लक्ष्य क्या था कि मैं अब इतनी जल्दी ये बोल देगा, पर इसकी बहुत एक चालाकी थी उसके अंदर। इसने जो नाम पते बताए, लाहौर की ही 6-7 बम फैक्ट्री थी। पुलिस जब ये वहां गई तो वो जगह क्रांतिकारी खाली कर चुके थे। ये पहले ही तय होता था भाई जब ऐसी घटना हो जाए कोई तो पकड़ा जाएगा, कोई किसी से हो सकता है बहुत अधिक पिटाई के कारण। तो पहला काम ये करो कि अपना सामान लो और वहां के स्थान खाली कर दो और निकल जाओ। अब पुलिस जब वहां पहुंची तो उनको लगा कि हाँ लोग तो यहाँ थे पर खाली करके गए हैं। सूचना भी गलत नहीं थी, पकड़ा भी कोई नहीं गया, यानी पुलिस वालों को लगा कि सूचना तो ठीक है लेकिन साथियों के साथ कोई विश्वासघात भी नहीं हुआ। दिल्ली असेंबली में बम विस्फोट करने के उपलक्ष्य में जो मुकदमा चला उसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया। और ये सुराग भी मिल गया पुलिस को कि सैंडर्स के वध में भगत सिंह का हाथ था और था। अलग से मुकदमा चलाने के लिए भगत सिंह को भी लाहौर जेल में भेज दिया गया। कुछ लोगों की सूचनाओं से कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए और उन सब पर लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। लाहौर जेल में सुखदेव और भगत सिंह का फिर से मिलन हो गया। दोनों फिर पूर्ववत मित्र थे और खूब पुरानी बातें भी याद करते थे। और वो जो कायर कहने वाली बातें थी सारी सुबह से शाम तक बातें होती रहती, मस्ती होती रहती, लेकिन मित्र थे, अच्छे मित्र थे। लाहौर जेल में क्रांतिकारियों के साथ व्यवहार कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो उसके विरोध में क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी कैदियों ने भूख हड़ताल आरंभ कर दी। क्रांतिकारियों का अनशन प्रारंभ हो गया। पहले 10 दिन तो जेल अधिकारियों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो कोई मर न जाए इसलिए बलात्पान जबरदस्ती करने की योजना बना डाली गई। बलात्कार कराने के लिए 12 से 15 लोगों का एक दल निकलता था। क्या करता था? उनमें एक डॉक्टर, एक जेल का दरोगा, कुछ कैदी बॉर्डर और कुछ अन्य तगड़े तगड़े व्यक्ति रहते थे। क्या करते थे वो? अनशनकारी की कोठरी में पहुंचकर ये लोग अनशनकारी को जमीन पर पटक देते थे और कुछ लोग उसके पैरों को और कुछ लोग हाथों को जकड़ लेते थे। एक तगड़ा व्यक्ति अनशनकारी के सिर को अपनी जांघों के बीच में दबोच लेता था। ये सब हो जाने पर अनशनकारी की छाती पर बैठ जाता था एक व्यक्ति और रबड़ की नली
और रबड़ की नली, एक नली, कुछ लोग रबड़ की नली अनशनकारी के नाक में घुसेड़ कर गले के नीचे तक पहुंचा देता था। फिर वह नली के दूसरे सिरे पर एक कीप लगाकर उसमें दूध उड़ेलना शुरू करता था और ये सारा किस्सा चलता था। इस प्रकार लगभग 2 गिलास दूध अनशनकारी के पेट में उतार दिया जाता था। यही क्रम हर दिन चलता था, यही क्रम हर दिन चलता था। लेकिन बात तो यहां समाप्त नहीं होगी। आज का समय को बहुत ज्यादा नहीं बचा, आज तीसरा एपिसोड है। इसके बाद जब वो सुखदेव की कोठरी में जाते हैं, ऐसे ही 12-15 लोगों का दल, यही सब सीन रिपीट करने के लिए सुखदेव जी महाराज क्या करते हैं, जिनकी चर्चा हम तीसरे आज एपिसोड में भी कर रहे हैं, कल चौथे एपिसोड में भी करेंगे। ये महान विलक्षण क्रांतिकारी किस प्रकार से रिएक्ट करता है, किस प्रकार से उनके साथ उलझता है, क्या क्या करता है। और ये बात यहीं समाप्त नहीं होगी भाई, बात बहुत आगे तक जाएगी। आखिर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों कैसे फांसी के तख्ते पर जाते हैं, कोशिश करेंगे कल के एपिसोड के अंदर। सुखदेव भी उन महान क्रांतिकारियों में, उन त्यागी तपस्वियों में, उन चालाक फुर्तीले लोगों में जो कुछ भी कर लेता था और मस्त रहता था। और एक वाक्य था उसका, पेट वाक्य, वो क्या था भाई, आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, साथियों को बोलता था, तुम जरा हट के चलो, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, ऐसे ही चलूंगा। कुछ भी ऊटपटांग मन में आता था करने को कर लेता था। भाई मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा। इसी जिद ने आखिर में पहुंचते 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 जो इसका लक्ष्य था, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए, खुद के कट जाने का, फांसी के तख्ते पर झूल कर हमेशा की नींद सो जाने का, ऐसा संकल्प पूरा करता हुआ सुखदेव। आइए देखते हैं कल के एपिसोड में ये महाराज और क्या करते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं उन ज्ञात, बहुत कम ज्ञात, अल्प ज्ञात और पूर्ण रूप से अज्ञात जिन क्रांतिवीरों को आपके सामने ला रहा हूं। आज लगभग 504 वीडियोस आप तक पहुंची हैं। इतना ही नहीं भाई, 1000 साल का इतिहास, सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, ऐसे इन सब में 80% से ऊपर वो लोग होंगे जो पूर्ण रूप से अज्ञात होंगे। इन सारे मौन तपस्वियों को, त्यागी तपस्वियों को, क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को, वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को इस चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का क्रम जो आरंभ हुआ है। ये मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।